अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माँ तो अभी बाकी है पार्ट 2। इसके दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई थी। वो आवाज़ पहचान चुकी थी। इससे चंद कदम के पीछे वही खड़ा था, अपनी महसूस सी मुस्कुराहट और आंखों के साथ। इसने एक बार फिर सुंबल से वही मुतालबा किया था और वो इसकी मुस्तकिल मजाजी पर कदरे हैरान हुई थी। इसे तवक्का थी कि इस शाम के इनकार और बेरुखी के बाद वो दोबारा कभी इससे इस तरह का मुतालबा नहीं कर सकता, लेकिन इसकी ये खुशफहमी ही साबित हुई थी। वो अपने इसी मुतालबे के साथ इसके सामने मौजूद था। इसने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई थी और इस रोज़ वो काफ़ी देर तक मेजर जनरल रिजवान के कमरे में मौजूद रही। वो चाहती थी कि वो इसका इंतज़ार करके वापस चला जाए और ऐसा ही हुआ था। काफ़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो वो इसे वहाँ नज़र नहीं आया था। इसने सुकून का सांस लिया था। वक्ती तौर पर बला टल गई थी। वो हर रोज़ मेजर जनरल रिजवान के पास आया करता था और हर रोज़ वो इनसे मिलने के बाद इसके पास ज़रूर जाया करता था। वो हर रोज़ इससे मिलते ही अपना वही मुतालबा दोहराता और सुंबल हर बार इसको इनकार कर देती थी। ये सिलसिला कई रोज़ तक इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन वो तंग आ गई थी। देखिए कैप्टन, मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। आप मुझे इस तरह तंग करना छोड़ दें प्लीज़। मैंने आपको तंग नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसने सुंबल की बात काट दी थी। तो फिर आखिर किस तरह की बातें तो फिर आखिर इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप, जब मैं एक बार कह चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ फिल्म देखने जाना है, ना कहीं और। तो फिर आप इसी तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बार बार वही बातें क्यों करते हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जो भी समझ रही हूँ बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अगर आप अपनी हरकत से बाज ना आए तो मैं मेजर जनरल रिजवान से आपकी शिकायत कर दूंगी। सुंबल ने इसे धमकाया था, मगर इसका रद्द-ए-अमल इसके लिए गैर मुतवक्का साबित हुआ था। बड़े शौक से शिकायत कीजिए जनाब, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, आप जानती हैं मैं एक जनरल का बेटा हूँ। मेरे खिलाफ एक नर्स की शिकायत पर तो वो कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बहरहाल आप अपना शौक ज़रूर पूरा कीजिएगा। वो इसके जुमले से ज़्यादा इसके लहजे पर हैरान हुई थी। वो पहली बार बड़ी तुष्टि से बात कर रहा था। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई थी। वो जानती थी हसन दानियाल ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था। इसके खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। वो खुद भी किसी स्कैंडल को अफोर्ड नहीं कर सकती थी और वो किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। इसे मेजर का रैंक मिले अभी बहुत थोड़ा अरसा ही हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसे किसी स्कैंडल से इसका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब हो जाए। इस रात इसने तय कर लिया था कि वो जिस कदर हो सकेगा हसन से बचने की कोशिश करेगी। अगले दिन वो फिर वहाँ मौजूद था। आई एम सॉरी सुंबल, मैं कल कुछ ज़्यादा ही तलख हो गया था। इसे देखते ही इसने माजरत की थी। सुंबल को एक बार फिर हैरानगी हुई थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन वो इसे माजरत कर रहा होगा। नहीं, आप तलख नहीं थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। एक नर्स के कहने पर किसी जनरल के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है। जो चीज़ें आप तफरीहन करते हैं मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे माज़रत कर चुका हूँ, फिर आप दोबारा ये बात क्यों दोहरा रही हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप मुझे वो काम करने पर मजबूर क्यों कर रही हैं जो मैं नहीं करना चाहती। आपकी और भी बहुत सी फ्रेंड्स होंगी, आप इनमें से किसी को डिनर पर ले जा सकते हैं। हाँ, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप में और इनमें बहुत फ़र्क है और आप इसी फ़र्क को मिटाना चाहते हैं, मुझे ऐसी कैटेगरी में लाना चाहते हैं। वो सुंबल की बात पर लाजवाब हो गया था। ठीक है, आप मेरे साथ कहीं बाहर ना चाहिए, लेकिन दोस्ती तो कर सकती हैं। इसने अपने मुतालबे में अब तरमीम कर दी थी। नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकती। आप बराए मेहरबानी इस काम के लिए भी किसी और को तलाश कीजिए। वो ये कहकर वहाँ से चली गई थी। जितने हफ्ते मेजर जनरल रिजवान वहाँ थे वो भी वहाँ आता जाता रहा था और हर बार वहाँ आने पर वो इससे मिले बगैर वापस नहीं जाता था। मगर अब इसके मुतालबात की नवैयत में तब्दीली आ चुकी थी। वो इससे दोस्ती का ख्वाह था, या दूसरे लफ्ज़ों में इसे अपनी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में शामिल करना चाहता था। सुंबल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि इस जैसे कमीशन्ड ऑफिसर्स जो इस तरह की बाअसर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना कोई नई बात ना थी, ना ही इसे मायूब समझा जाता था। मगर खुद इसके लिए इसके मुतालबात मानना खासा मुश्किल काम था। वो एक लॉयर मिडिल क्लास घराने की लड़की थी। अपने बाप की बीमारी की वजह से अपनी तलीम अधूरी छोड़कर नर्सिंग की तरफ आना पड़ा। बाप की वफ़ात के बाद से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी से भी फारिग हो चुकी थी। पिछले साल इसके अकलौते भाई को फौज में कमीशन मिला था और अब इसकी अम्मी इसके लिए रिश्ता की तलाश में थी और इस तलाश से पहले ही हसन दानियाल इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। जहाँ तक हसन दानियाल का ताल्लुक था तो सुंबल इसके लिए सिर्फ एक एडवेंचर थी। लड़कियों के बारे में सीरियस होना इसकी आदत में शामिल नहीं था। वो इन्हें सिर्फ वक्त गुजारी का एक जरिया समझता था। मगर पहली दफ़ा एक लड़की पर इसे वाकई मेहनत करनी पड़ रही थी और वो जैसे इसकी ज़िद बन चुकी थी। इसके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी
कि वो किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और वो इस तरह से झटक दे। ऐसा भी नहीं था कि सुंबल के सामने आने के बाद इसने अपनी सारी मसरूफियत तर्क कर दी थी और वो सिर्फ इसी के पीछे आगे पीछे फिरता रहता था। इसकी सारी मसरूफियात अभी भी पहले की तरह जारी थी। लड़कियों के साथ डेट्स पर जाना भी इसी तरह जारी था। हाँ, फ़र्क अगर आया था तो ये कि वह इन तमाम मसरूफियात के दौरान भी सुंबल से मिलना नहीं भूलता था। ये जैसे इसके मामलात में शामिल हो चुका था। मेजर जनरल रिजवान के हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद भी CMH इसके चक्कर CMH के चक्कर इसी शिद्दत से जारी रहे, बल्कि इल्म में इजाफा हो गया था। और सुंबल की यह खुशफहमी एक बार फिर गलत साबित हुई थी कि शायद मेजर जनरल रिजवान के चले जाने के बाद इसके इन चक्करों से इसे निजात मिल जाएगी। इसे जैसे हर रोज़ अब इसका चेहरा देखने की आदत हो चुकी थी। वो अपने मुकर्रर वक्त पर हॉस्पिटल आता, फिर किसी न किसी तरह इस तक पहुंच ही जाता। वो जैसे इसके तमाम मामलात से बाखबर रहता था, खता कि शिफ्ट्स में भी होने वाली तब्दीलियों से भी। लेकिन अभी तक इससे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हो रही थी और इसकी ज़िद ने हसन के जुनून को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया था। इससे दोस्ती अब जैसे इसकी अना का मसला बन चुका था। इस सपहर वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके CMH से निकल रही थी जब एक बार फिर इसका सामना हसन से हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस मट्टी के बने हुए हो, तंग नहीं आते हो इस तरह बार बार यहाँ आकर। विनर्स नेवर क्विटर्स नेवर विन, एक हल्के से कहके के साथ इसने कहा था और वो इसे घूर कर रह गई थी। वैसे भी अगर आप आगे बढ़ने पर तैयार नहीं हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं? इसने बात जारी रखते हुए कहा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, वो तब होगा जब मैं आपसे मिलना छोड़ दूंगा। वो बला का हज़रत जवाब था। तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वो तंग आ चुकी थी। आप आखिर मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? नहीं, दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, दोस्ती नहीं हो सकती, शादी तो हो सकती है, फिर आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो इसकी बात पर जैसे हक्का बक्का रह गई थी। वो इसके बाद ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका था। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, मैं कल जवाब लेने आऊँगा। वो चला गया था। सुमर रात भर सो नहीं सकी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कई माह से हसन का पीछा करना, पहले डेट पर इसरार करना, फिर दोस्ती का मतालबा करना और अब ये शादी का प्रपोजल। वो इसे एक मुकम्मल अहमक लग रहा था, मगर अहमकों में ऐसी मुस्तकिल मजाजी काबिल हैरत थी। अगले दिन वो एक बार फिर इसके मुकाबिल था। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम कुछ चीज़ों पर बात कर लें। तुम बाहर लॉन में चलो, मैं वहीं पर आती हूँ। आज इसने हसन को देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा था। वो कुछ कहे बगैर बाहर चला गया था। वो ऑफिस से कुछ वक्त की रुख्सत लेकर बाहर आ गई थी। वो लॉन में चहलकदमी में मसरूफ था। इसे आता देखकर रुक गया। वो इसे साथ लेकर एक मंच पर बैठ गई। आपने मेरे प्रपोजल पर गौर किया? इसने मंच पर बैठते हुए पूछा था। नहीं, इसने बड़े सुकून से जवाब दिया था। क्यों? क्योंकि ये काबिल गौर था ही नहीं। वो कुछ कहने लगा था। इसने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मुझे बात करने दो। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 24-25 साल और मेरी उम्र 32 साल है। तुमसे 8 साल बड़ी हूँ। इसने सुंबल की बात काट कर कहा था। इससे क्या होता है और ये मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। मैं जानता हूँ आप मेजर हैं और इस लिहाज से आपको 30 में ही होना चाहिए, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ सालों बाद पड़ेगा जब तक 30 में आओगे और मैं 40 से ऊपर की हो जाऊँगी। आदमी के लिए ना सही, मगर 40 के बाद औरत के लिए बढ़ापा शुरू हो जाता है। तब तुम पछताओगे। मैं नहीं पछताऊंगा। आप अब 32 की हैं, लेकिन 32 की नहीं लगती, तब भी 40 की नहीं लगेंगी। और मुझे आपकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लगती नहीं हूँ, ये और बात है, लेकिन ना लगने से उम्र में कमी नहीं आती। आज तुम्हें मैं 32 की नहीं लगती हूँ, कल लगने लगूंगी। मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। पहले मुझे तुम्हारे अहमक होने का शक था, अब यकीन हो गया है कि तुम अक्ल से पैदल हो। तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ ही नहीं, ना हम उम्र की बात ना करें। अगर आपको कोई और इतराज़ है तो वो बताइए। हसन ने इसकी एक बार फिर बात काट दी थी। ठीक है, उम्र की बात नहीं करती। तुम में और मुझ में और भी बहुत से फ़र्क है। तुम एक जनरल के बेटे हो और मेरा बाप फौज में एक बैटमैन था। तुम जिस खानदान से तल्लुक़ रखती हो, हमारी 7 पुश्तें भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो इसे बड़े ठंडे अंदाज में समझा रही थी। 7 पुश्तों का इंतज़ार क्यों है आपको? मुझसे शादी करके आप मेरे ख़ानदान का एक हिस्सा बन सकती हैं। वो इसकी बात पर एक बार फिर खामोश हो गई थी। सुंबल, एक बात तो तय है कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मुझे शादी भी आप ही से करनी है। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। मुझ में इंतज़ार करने का हौसला है। आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं मुस्तकिल मजाज हूँ। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे आप ऐसी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लीजिए। मैं अपने फैसले खुद करता हूँ, बहुत सोच समझ कर करता हूँ, फिर इन्हें बदलता हूँ, न इनमें तरमीम करता हूँ। आपकी दलील मेरा फैसला नहीं बदल सकती। मुझे सिर्फ आप ही से शादी करनी है। वो हैरानगी से इसका चेहरा देखती रह गई थी। वो पहली बार किसी मैच्योर मर्द की तरह बात कर रहा था, बड़े पुरस्कून अंदाज में, बहुत ठहर ठहर कर। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, बस खामोशी से उठकर अंदर चली गई।
अगले दिन एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ था। वो हॉस्पिटल नहीं आया था और ऐसा पहली बार हुआ था। पूरा दिन वो लाशऊरी तौर पर इसका इंतज़ार करती रही थी और शाम को जब वो वापस हॉस्पिटल गई थी तो इस पर एक अजीब सी बेचैनी ताड़ी थी। आखिर इसके न आने की क्या वजह हो सकती है? बार-बार इसके ज़हन में एक ही सवाल आ रहा था। दूसरे रोज़ भी वो हॉस्पिटल नहीं आया था और सुंबल की बेचैनी में और इज़ाफ़ा हो गया था। वो जैसे इसके वजूद की आदी हो गई थी। अब वो चेहरा ना देखना, वो आवाज़ ना सुनना इसके लिए किस कदर मुश्किल हो सकता था, ये इसे अब अंदाज़ा हो रहा था। अच्छा है वो ना आए, मेरी जान तो छूट गई है, दोबारा पहले जैसी टेंशन तो नहीं होगी। इसने जैसे अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की थी और फिर वो सारा दिन खुद को ऐसी ही तसल्लियों से बहलाती रही थी। रात को सोने से पहले जो आखिरी चेहरा इसके तस्वुर में आया था वो हसन दानियाल का चेहरा था। फिर वो एक हफ्ता तक नहीं आया था और चौथे दिन ही वो अपने आप से ये इतराफ़ करने पर मजबूर हो गई थी कि वो भी हसन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। और ये इतराफ़ बेहद तकलीफ दह था। एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होना जो आपसे 7-8 साल छोटा हो और जिसका हसूल आपके लिए नामुमकिन हो, बेहद तकलीफ होता है, ख़ास तौर पर तब जब आपने इस मोहब्बत से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की हो। वो पूरा हफ्ता जैसे एक शाक के आलम में रही थी। हर चेहरे पर इसे हसन दानियाल के चेहरे का गुमान होता था, हर आवाज़ जिसे चौंका देती थी। हेलो सुंबल, कैसी हैं? 8वें दिन शाम को हॉस्पिटल से निकलते हुए इसने अपने अकब में वो आवाज़ सुन ली थी। इसको पहली बार अंदाज़ा हुआ कि बाज़ आवाज़ें भी जिस्म में जान डाल देती हैं और वो रुक गई थी। हसन इसके सामने आ गया था। पहली दफ़ा इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके चेहरे पर नज़र डाल सके। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था। वो इसके सीने पर लगे हुए नाम को पढ़ती रही। आप कैसी हैं? वो सवाल एक बार फिर दोहरा गया था। मैं ठीक हूँ, इसने मध्यम आवाज़ में कहा था। कभी तो मेरे बारे में भी पूछ लिया करें कि मैं कैसा हूँ। वो इसका चेहरा न देखने के बावजूद जानती थी कि वो मुस्कुरा रहा होगा। मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैं एक हफ्ता कहाँ रहा, आपके पास क्यों नहीं आया? वो कह रहा था। मुझे जाना है, इसने बामुश्किल कहा था। सुंबल, आप पत्थर तो नहीं हो सकती, पत्थर में भी दरार आ जाती है। आप तो मुझे जाना है, आप सामने से हट जाइए, इसने हसन की बात काट कर कहा था। सुंबल ने चलना शुरू कर दिया था। मेरी बात का जवाब दिए बगैर आप कैसे जा सकती हैं? वो इसके साथ चल रहा था। आप जानती हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही हैं? वो कह रहा था। इसने सर नहीं उठाया था। आपने कभी किसी को मरते देखा है? ज़रूर देखा होगा, आप नर्स हैं, आपके सामने बहुत से बीमार और मरीज लोग मरे होंगे, मगर किसी तंदुरुस्त आदमी को अपने ही हाथों में मरते नहीं देखा होगा। अब आप हसन दानियाल को मरते देखिए। इसे जैसे ठोकर लगी थी। हसन ने इसका हाथ पकड़ कर सहारा दिया था और वो सहमी हुई नज़रों से इसे देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत वाजिया है, मैं आपकी वजह से खुदकुशी कर लूँगा। इसका लहजा बहुत सर्द था। वो इसका चेहरा देख कर रह गई थी। तुम ये कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे कत्ल कर सकती हैं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कब कत्ल जो आप कह रही हैं वो कत्ल से कम नहीं है। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको शादी की ऑफ़र की। इसमें गलत चीज़ क्या है? आप दोस्ती नहीं कर सकती, शादी तो कर सकती हैं। वो अभी तक इसका हाथ पकड़े हुए था। संभल ने गैर मखसूस अंदाज में हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इसकी गिरफ्त और सख्त हो गई थी। मेरा हाथ छोड़िए, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं सोचूंगी। अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? आप ये बताइए। इसने हाथ नहीं छोड़ा था। 10 दिन। हसन ने हाथ छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं 10 दिन बाद आऊँगा, गुड बाय। वो वहीं खड़ी से जाते हुए देखती रही। ओह खुदाया, अब क्या? फिर मैं इसे 10 दिन तक नहीं देखूंगी। इसने हॉस्टल की तरफ जाते हुए सोचा था। क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? 10वें दिन वो फिर आ गया था। सुमन ने देखते ही पूछा था। कभी नहीं, इसने बड़े डो टोक अंदाज में कहा था। तो फिर ये प्रपोजल देने का क्या मतलब था? शादी मुझे करनी है, मेरे माँ बाप को नहीं। मैं माँ बाप का मोहताज नहीं हूँ, शादी कर सकता हूँ और घर भी चला सकता हूँ। और जब एक बार शादी हो जाएगी तो कुछ अर्सा के बाद वो ये शादी ज़रूर कबूल कर लेंगे। इस तरह तो मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर ये सब नहीं हो सकता। मेरे घर वाले इस तरह का रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। देखो सुंबल, मेरे भाई ने भी इसी तरह अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। कुछ अर्सा तक मम्मी और पापा नाराज़ रहे, फिर बाद में उन्होंने इसकी शादी को कबूल कर लिया था। मेरे साथ भी यही होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे मेच्योर आदमी हूँ। तुम्हें मेरी बात पर एतबार करना चाहिए। वो इसे तसल्ली दे रहा था। मगर मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होंगे। तुम इनसे बात तो करो, अगर वो रजामंद होंगे तो ठीक है, वरना हम दोनों इनकी मर्जी के बगैर शादी कर लेंगे। वो हसन के जवाब पर हैरान रह गई थी। वो बहुत मुतमिन था। ये कैसे हो सकता है? मैं घर वालों की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। मेरे बगैर रह सकती हो? इसने सुंबल को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा था। रह सकती हूँ, इसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा था। अच्छा, हसन ने अजीब से अंदाज में कहा था। एक बार फिर सोचना, क्या वाकई मेरे बगैर रह लोगी? मेरा ख्याल है नहीं। तुम ये बात मानो या ना मानो, बहरहाल तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। इतनी मोहब्बत ना सही जितनी मैं करता हूँ, मगर मोहब्बत ज़रूर करती हो। इसने थके हुए अंदाज में सर झुका लिया था। अपने घर वालों से बात करो, हो सकता है वो मान जाएं, वरना शादी तो इनकी मर्जी के बगैर भी हो ही सकती है। वो चला गया था। वाकई मैं इस शख्स के बगैर कैसे रह सकती हूँ? मगर जो ये कह रहा है, वो बहुत देर तक इसी के बारे में सोचती रही थी। हसन को कुछ दिन ज़रूर लगे, मगर वो मुकम्मल तौर पर इसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ब्रेन वॉशिंग करता रहा। मगर अजीब बात ये हुई थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया था। मगर जब तक इसे इस बात का एहसास हुआ था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो चाहता भी तो इस हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकता था कि वो सुंबल से मोहब्बत करता है।
वो जानता था कि इसके माँ बाप कभी इस रिश्ता पर तैयार नहीं होंगे, खासतौर पर इसके वालिद जो सलूक इसके साथ करते वो इससे खाइफ था। मगर वो फिर भी सुंबल से शादी करना चाहता था और इसने यही सोचा था कि वो अपने वालिदैन को बताए बगैर शादी कर लेगा। रिश्ता से साफ इनकार सुंबल को इसने इस बात पर आमादा कर लिया था कि अपने घर वालों से इसके बारे में बात करे। सुंबल ने झिझकते हुए अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में बात की थी और इनका रद्द अमल इसकी तवक्का के एन मुताबिक था। उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, जिसमें लड़का न सिर्फ इससे उम्र में कम था, वो अपने वालिदैन को बताए बगैर शादी करना चाहता था। सुंबल ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो इसकी बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। इनका ख्याल था कि वो ऐसे लड़के से शादी करके कुएं में छलांग लगाना चाहती है, और ये न सिर्फ इनका ख्याल था बल्कि इसके भाई बहनों और बहनों की भी यही राय थी। वो किसी भी तरह इस रिश्ता के बारे में बात करने पर तैयार नहीं थे। सुमन ने घर से वापसी पर हसन को अपने घर वालों के रद्द से आगाह कर दिया था, और वो ये सब सुनकर जैसे बरक उठा था। तुम्हारे घर वाले फजूल एतराज़ कर रहे हैं, जिंदगी हमने गुजारनी है, उन्होंने नहीं। फिर इस तरह की बातें करने का क्या जवाब बनता है? मुझे लगता है सुमल, तुमने इन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की। वो इसकी बात पर नाराज़ हो गई थी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने कोशिश नहीं की? अगर मुझे कोशिश ना करना होती तो मैं अपने घर वालों के सामने तुम्हारा जिक्र ही क्यों करती, ख्वामखा इनकी नज़रों में क्यों बुरी बनती? मगर मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे घर वालों की मर्जी। सुंबल, दोबारा मेरे घर वालों का जिक्र मत करना। मैं तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हें शादी मुझसे करनी है, मेरे घर वालों से नहीं। मगर शायद तुम कैप्टन हसन दानियाल से शादी करना नहीं चाहती, जनरल बाबर करीम के बेटे से शादी करना चाहती हो। और मेरा ख्याल है तुम्हारे घर वाले भी मुझसे नहीं, जनरल बाबर करीम के ख़ानदान से ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं। इसका लहजा बेहद तलख था और इसे हसन की बात पर बहुत तकलीफ पहुंची थी। तुम कैसी बातें कर रही हो हसन? मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती, मेरी ज़रूरत होती, तो तुम अपने घर वालों के ये एतराज़ात मेरे सामने पेश ना करती, इन्हें समझाती, इन्हें कायल करती। दुनिया में घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी करने वाला मैं वाहिद आदमी नहीं हूँ, और भी बहुत से लोग हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो। असल बात यह है कि सुंबल, कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सारी जिंदगी तुम इन्हें सपोर्ट करती रहो। आफ्टर ऑल, सोने की चिड़िया को हाथ से कौन जाने देता है? सुंबल इसकी बात पर शॉक्ड रह गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें करते हुए, तुम्हारे घर वालों को ऐसा काम करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। वो तेज़ लहजे में बोली थी, ऐसे नहीं हैं। तो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? इन्हें परवाह होनी चाहिए तुमने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त इनके लिए कुर्बान कर दिया है, और वो तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हसन, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, दोबारा तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वो गुस्से के आल में वहाँ से चला गया था। वो सारी रात रोती रही थी। वो अगले कई दिन नहीं आया था। थक हार कर इसने खुद ही इसे फ़ोन किया था, और वो जैसे इसी का मुंतज़िर था। सुंबल को इसे कुछ कहने या मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो खुद ही इसके पास आ गया था। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? वो एक बार फिर अपने घर वालों को मनाने के लिए मुल्तान चली गई थी। मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती। तुम हमाकत करना चाहती हो और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। अम्मी, आप फजूल जिद कर रही हैं। मैं हसन के साथ बहुत बहुत खुश रहूंगी, ये मैं जानती हूँ। आप मेरी खुशी क्यों नहीं चाहती? आप इस शख्स को नहीं जानती। मैंने इसके बारे में पता करवाया है। वो अव्वल नंबर का फ्लर्ट है। इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। वो आपको खुश नहीं रख सकता। इसकी छोटी बहन इसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो इसकी बात पर जैसे भड़क उठी थी। तुम्हें किसने कहा था कि इसके बारे में पता करवाने को? मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे मालूमात की जरूरत नहीं है। वो अच्छा है या बुरा, शादी मुझे इसी के साथ ही करनी है। तुम जानती हो वो उम्र में तुमसे कितना छोटा है। जानती हूँ, मगर इसकी परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। इसका लहजा कतई था। तुम दोनों की इसकी परवाह हो या ना हो, दुनिया को है। हमें दुनिया के साथ नहीं रहना, एक दूसरे के साथ रहना है, मगर रहना तो इसी दुनिया में है ना। अम्मी जी, ये एतराज़ मत कीजिए। मैंने अपनी पूरी जवानी आप लोगों की ज़िंदगी बनाने में लगा दी है, आपकी ख्वाहिशात पूरी करने में ख़त्म कर दी है, और जब मेरी ज़िंदगी की बारी आई है तो आप लोग एतराज़ कर रहे हैं, मुझे दुनिया की परवाह करने को कह रहे हैं। मैंने तो दुनिया की परवाह नहीं की थी जब अपने से छोटी बहनों की शादी कर दी थी। फिर आपको दुनिया क्यों याद आ गई है? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ख्वाहिश कर रही हो, इसलिए एतराज़ कर रही हूँ। जानती हूँ तुमने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत इसार किया है, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मगर ये बंदा तुम्हें खुश नहीं रख सकता। इसके साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। अम्मी, आप मेरी शादी करना ही नहीं चाहती। आप क्यों चाहेंगी अम्मी का एक ज़रिया बंद हो जाए? अम्मी को इसकी बात पर शौक लगा था, और सुंबल लाशौरी तौर पर हसन की बातें दोहरा रही थी। इसका भाई होंठ बीचे से देख रहा था। आप चाहती हैं सारी ज़िंदगी में इसी तरह कमा कमा कर आपको रुपये बेचती रहूँ, और आप अपनी दूसरी औलादों पर खर्च करती रहें। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? इसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो बोलती जा रही थी। ठीक है, आप जहाँ चाहेंगे आपकी शादी वहीं होगी, मगर एक दफ़ा जब आपकी शादी इस आदमी के साथ हो जाए तो आप यहाँ दोबारा आने की जहमत मत कीजिएगा, और ना ही हमसे दोबारा मिलिएगा। मैं जानता हूँ कि आपके हम पर बहुत एहसानात हैं, और मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि सारी उम्र आपके एहसानात सर पर लिए फिरता रहूँगा। हम आपके लिए पहले ही रिश्ता तलाश कर रहे थे, और वो इस शख्स से बेहतर होता जो आपने अपने लिए तलाश किया है। बहरहाल, आप तय कर लीजिए कि आपको कब शादी करना है। मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। इसके भाई ने जैसे मिनटों में फैसला कर लिया था।
वो किसी शर्मिंदगी और पछतावे के बगैर उठकर अपने कमरे में आ गई थी। इसे अब अपने और हसन दानियाल के दरमियान कोई दीवार नजर नहीं आ रही थी। वो 2 हफ्ते के बाद बड़ी सादगी से मुल्तान में इन दोनों की शादी हो गई थी। हसन बारात में अपने चंद दोस्तों को लाया था और इसकी तरफ से भी सिर्फ इसके घर वाले शादी में शरीक थे। शादी की तमाम रसूमात बड़े बुझे दिल से अदा की गई थी। इसके भाई ने रुखसती के मौका पर इसे 50,000 का चेक दिया था। पता नहीं ये रुपए इसने किस तरह इकट्ठे किए होंगे, इसे ख्याल आया था, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। मैं इस घर में आना भी नहीं चाहती, मेरे लिए हसन काफ़ी है, इसने सोचा था। 2 दिन तक वो मुल्तान के एक होटल में रहे थे, फिर हसन इसे लेकर कश्मीर चला आया था। वो दिन दोनों 1 हफ्ता तक वहाँ रहे थे और इस पूरे अरसा के दौरान सुंबल को एक बार भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ था। हसन के हर अंदाज में इसके लिए इल्तफात था, सताइश थी, दीवानगी थी और वह जैसे ज़मीन पर नहीं आसमान पर रक्सान रहती थी रहती थी। वो मेरे लिए क्या तलाश करते, क्या ये मोहब्बत ढूंढ सकते थे, क्या हसन दानियाल तलाश कर सकते थे। इसे अपने भाई की बात याद आती और वो सोचती 1 हफ्ते के दौरान उन्होंने अपने मुस्तकबिल को भी प्लान करना शुरू कर दिया था। मैं अभी इस शादी को खुफिया रखना चाहता हूँ, कम अज़ कम चंद महीने। इसके बाद अपने घर वालों को इसके बारे में बता दूंगा। तुम वापस जाकर ये मत बताना कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम कह देना कि तुम्हारे शौहर बाहर चले गए हैं। वो इसे समझा रहा था। और अगर किसी ने शादी की तस्वीरें देखना चाहिए तो तुम कह सकती हो कि शादी की तस्वीरें नहीं बनाई गई, शादी बहुत सादगी से हुई थी और तुम्हारे ससुराल वाले तस्वीरें बनाना पसंद नहीं करते। और अगर किसी ने कहा कि शौहर की कोई तस्वीर दिखा दो और मैं वो ला दूंगा, और अगर किसी ने कहा कि शौहर की कोई तस्वीर होगी वो मैं ला दूंगा, अगर कोई इसरार करे तो तुम वो दिखा सकती हो। इसने सब कुछ जैसे पहले ही तय कर रखा था। 1 हफ्ता के बाद वो दोनों वापस लाहौर आ गए थे। अपनी आमद के दूसरे दिन ही इसने एक बार फिर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। अपनी कोलीग्स को इसने इसी तरह टाला था जिस तरह हसन ने इसे समझाया था। हसन अब हर रोज़ हॉस्पिटल नहीं आता था, मगर इसे फ़ोन ज़रूर किया करता था। हर वीकेंड वो दोनों इकट्ठे गुजारते थे और हसन हमेशा इसे कैंट एरिया से बाहर तफरी के लिए लेकर जाया करता था। वो शादी के बाद बहुत मोहतात हो चुका था। वो हर इस जगह इसके साथ जाने से ग्रेस करता था जहाँ किसी जानने वाले के मिलने का इम्कान होता और सुंबल इसी मामला में इसकी पूरी मदद करती थी। चंद माह बाद इसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश थी, मगर हसन को ये खबर सुनकर जैसे शौक लगा था। तुम जानती हो सुंबल, हम अभी कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी तुमने, वो बेहद गुस्से में था। अफोर्ड से क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह हम रह रहे हैं वो बच्चा भी रह लेगा। वो इसके लहजे पर हैरान हुई थी। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हमारी शादी को भी सिर्फ 3 माह हुए हैं, अभी तो हम एक दूसरे को समझ नहीं सके और तुम एक नया रिश्ता चाहती हो। तुम अहमक हो। वो अभी भी इसी तरह मुश्तिल था। वो कुछ देर खामोशी से इसको देखती रही। लेकिन अब क्या हो सकता है? अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम अबॉर्शन करवा लो। वो शौक के आलम में देखती रह गई थी। तुम क्या कह रहे हो हसन? मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे अभी किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तुम अबॉर्शन करवा लो। क्या ये आसान काम है? हाँ, कम अज़ कम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। आफ्टर ऑल तुम नर्स हो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। वो इसे बेयकीनी के आलम में देख रही थी। शादी के बाद पहली बार इसे अपनी अम्मी की बातें याद आ रही थी। वो खौफजदा हो गई थी। मैं ये नहीं कर सकती हसन, चाहे कुछ हो जाए, मैं ये नहीं करूँगी। तुमने कहा था कि तुम 2-3 माह बाद अपने वालिदैन को इस शादी के बारे में बता दोगे, फिर हम इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे। तुम अपने वालिदैन को क्यों नहीं बता रही? मैं इन्हें बता दूंगा। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात के बारे में दोबारा सोचो। अभी हमें किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। अपनी और मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा मत करो। मुझे तुम्हारी बात के बारे में कुछ नहीं सोचना। मैं कह चुकी हूँ, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा मेरे या तुम्हारे लिए कोई मसला खड़ा नहीं करेगा, इसने 2 टोक अंदाज में कहा था। वो कुछ देर तेज़ नज़रों से इसे घूरता रहा। तुम बहुत ज़िद्दी हो सुंबल, मुझे ज़िद्दी औरतें अच्छी नहीं लगती। ये इसकी तरफ से नापसंदीदगी का पहला इजहार था। मैं ज़िद्दी ना होती तो आज तुम्हारी बीवी भी ना होती। वो खामोशी से इसे देखता रहा। और तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ। वो मजीद कुछ कहे बगैर बेंच से उठ गया था। इस शाम पहली दफ़ा वो पूरा रास्ता खामोश रहा था, होंठ पीछे। वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करता रहा था। सुंबल बुझे दिल के साथ इसे देखती रही। इसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चंद दिन खफा रहा था। सुंबल ने इसे 2-3 बार फ़ोन किया, फिर वो दोबारा आना शुरू हो गया था। इसने अबॉर्शन के बारे में दोबारा बात नहीं की थी, मगर वो बच्चे के जिक्र में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। इसके लिए जैसे इसका होना ना होना एक बराबर था। वो अब पहले की तरह सुंबल से अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं करता था, ना ही इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था। वो बस कुछ देर के लिए आता और फिर अपनी किसी मसरूफियत के बारे में बताकर चला जाता। डिलीवरी से 2 माह पहले सुंबल ने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया था। वो चाहती थी कि हसन अब इसे ज़्यादा वक्त दे। इसकी जिद पर हसन रोज़ वहाँ आया करता था, मगर वो खुश नहीं था। किसी न किसी बात पर इनके दरमियान तल्ख कलामी हो जाया करती थी। हर बार सुंबल ही से मना लिया करती थी। वो जानती थी इसके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक प्राइवेट क्लिनिक में सुंबल के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। हसन तब इसके पास ही था। इसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल नॉर्मल था। ना खुश था ना नाराज़। इसने बच्चियों में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। 1 हफ्ता के बाद घर आने पर सुंबल ने इसे बच्चियों के नाम रखने के लिए कहा था, मगर इसने यह काम भी इसी पर छोड़ दिया था। शादी के बाद से वो ऐसे झटकों की आदी हो चुकी थी। इसने इस शाख को भी बहुत सब्र से बर्दाश्त कर लिया था। इसने खुद ही दोनों बच्चियों के नाम रख दिए थे। जब वो दोनों 2 माह की हो गई थी तो इसने एक बार फिर हॉस्पिटल जाना
शुरू कर दिया था। घर में इसने बच्चियों के लिए एक औरत रख ली थी जो इसकी गैर मौजूदगी में इन दोनों को संभालती थी। अस्सलामु अलैकुम पापा, कैसे हैं आप? इस दिन शाम को मेस में आते ही इसके वालिद का फ़ोन आया था। मैं ठीक हूँ, तुम कल रावलपिंडी आ जाओ। इनका लहजा हसन को बहुत अजीब लगा था। क्या बात है पापा, खैरियत तो है? वो कुछ परेशान हो गया था। हाँ खैरियत है, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। कल सुबह लाहौर से रवाना हो जाओ। लेकिन पापा, इस तरह अचानक छुट्टी मिलना तो मुश्किल होगी। वो तुम्हारा मसला नहीं है, मैं बात कर चुका हूँ, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़। इसके वालिद ने फ़ोन बंद कर दिया था। वो कुछ परेशान हो गया था। पहली बार वो इसे इस तरह बुला रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे इस तरह बुलाया जा रहा है? वो सारी रात इसी शशोपंज में रहा था। दूसरी सुबह सुंबल को बताने के बाद वो रावलपिंडी रवाना हो गया था। शाम को जब रावलपिंडी पहुंचा तो इसके पापा इस वक्त तक घर नहीं पहुंचे थे। इसकी मम्मी भी किसी फंक्शन पर गई हुई थी। वो इनका इंतजार करता रहा था। रात के खाने से कुछ देर पहले इसकी अम्मी घर आ गई थी। हसन को देखकर इन्हें हैरत हुई थी। पता नहीं पापा ने किसी काम के लिए बुलवाया है। इसने माँ के इस तबसार पर बताया था। तुम्हारे पापा भी बस कमाल करते हैं, इन्हें तो बस ऑर्डर देने की आदत पड़ गई है। पता नहीं अब तुम्हें किस लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलवाया है।